अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अनोखा अंदाज में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसहाक डार की चोरी है। हर कोई इसहाक डार के ऊपर अलकाबात से उनको नवाज रहा है और हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। ख़ास तौर पे कल से जब बीबीसी के जो इंटरव्यू दिया उसमें जिस तरह का उनका एटीट्यूड रहा और जो सवालात स्टीफन ने पूछे हैं उसके बाद जो उनके जवाबात रहे, कभी उनके एक्सप्रेशंस के ऊपर बात की गई, कभी उनकी चोरी के ऊपर बात की गई, मगर कोई भी ये नहीं बता रहा आपको कि ये चोरी हुई कैसे, इसकी जड़ क्या थी। हम आपको बताते हैं इसकी जड़ क्या है। इसकी जड़ पैरा है, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, पैरा। अब मैं आपको बताऊं कि ये प्रोटेक्शन बिल है क्या। 28 जुलाई 1992 को एक लॉ पास किया गया। उस लॉ थ्रू जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मनी लॉन्ड्रिंग, वो लॉ किसी और मकसद के लिए था, उसको यूटिलाइजेशन किसी और उसका लिया गया। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि उसमें कैसे, अब ये सिर्फ इसहाक डार की चोरी नहीं है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी हैं और बहुत सारे छोटे नाम भी हैं जो अब बड़े बन गए हैं। खैर, कहने की बात यह है कि वफाकी वुज़रा की भी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने ये बात की कि इसहाक डार करप्शन के उनके ऊपर चार्जेस हैं, अदालत से जो है ना वो मफरूर डिक्लेयर्ड है, मगर उन्होंने ये नहीं बताया है कि कैसे उन्होंने जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बना ली, कैसे उनके असासे 583 मिलियन के हो गए। ये तो एक डिक्लेयर्ड अमाउंट है। बाकी 17 साल से बाहर उनके बच्चे जो काम कर रहे हैं, उसके बाद जो उनका लंदन में विला है, यूएई में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अमेरिका में जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अनडिक्लेयर्ड हैं, वो किसी ना किसी के नाम के ऊपर हैं। वो कैसे बनाई गई, किस तरीके से पैसा बाहर गया, या किस तरीके से उन्होंने बाहर पैसा कमाया। अब मैं एक छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ, पहले तो इसहाक डार की प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके बाद मैं बताता हूँ ये जो जिस कानून के तहत जो है ना ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, उसके ऊपर 32 साल से कोई कोई उसके ऊपर जो है ना वो काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सबके मफाद में था, सब उससे जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग के तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे थे और सब अपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे इंडिविजुअल कैपेसिटी में। और इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये कि अपने नामों से नहीं, दूसरों के नामों से ब्लैक पैसा जो है वो वाइट हो रहा था। वाइट कैसे हो रहा था वो भी हम आपको बताते हैं। पैरा के कानून की तहत पैरा क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। हम पहले अभी आपको एक छोटी सी चीज़ बताएं कि इसहाक डार की जो प्रॉपर्टी है या कुल एसेट्स जो हैं वो 583 मिलियन के। अब मैं कहता हूं कि इसहाक डार जो है 1950 की पैदाइश है। 1970 में जो है वो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट, 1970 की दिहाई 75-70 में जो है ना उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल की और उसके बाद से जो है वो बहुत सी ग्रुप्स में ना खिदमात सर अंजाम देते रहे। अब सवाल यहाँ होता है, फिर इत्तफाक ग्रुप के साथ भी ये सवाल यहाँ पे ये उठता है अनोखा कि अगर आप 1980 से अगर टोटल अगर करें आप उनकी वर्थ का, लेट्स सपोज कि अगर 1980 से लेके आज 2020 तक अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 40 साल बनते हैं। 40 साल में 480 महीने हो गए। इन 480 महीनों को जब आप कैलकुलेट करते हैं कि अगर पहले 1980 में भी अगर उनकी तनख्वाह एक महीने की 10 लाख रुपए थी, तो आज सन 2020 में 40 साल में उनकी टोटल तनख्वाह की जो वर्थ है वो कितनी बनती है पता है आपको? स्क्रीन पे ये वैल्यू भी आ रही है। इस वैल्यू को आप जरा कैलकुलेट तो कर लें, आपको पता चलेगा कि इसहाक डार के कितने पैसे बन रहे हैं। इसहाक डार के सिर्फ 48 करोड़ रुपए बन रहे हैं, और जबकि उनकी इस वक्त की जो एसेट वैल्यू है वो 5 अरब से भी ऊपर की है जो डिक्लेयर्ड है। अब सोचने की बात क्या है? सोचने की बात तो ये है कि ये 1980 में 10 लाख रुपए तो किसी की सैलरी नहीं थी। 1980 में अगर आप हिसाब लगाएं तो वहां पे 10,000 रुपए की जो सैलरी होती थी वो बहुत बड़ा, कोई बहुत ही नामी गिरामी होता था। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाला सीईओ असद उमर साहब थे। एंग्रो से उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और पीटीआई ज्वाइन कर ली। अगर आप उनकी भी टोटल वर्थ लगाएं कि वो जितना बड़ा सीईओ इस टाइम के ऊपर था, आप उसकी टोटल कैलकुलेशन कर लें। आप आज के वजीर की तनख्वाह लगा लें, आप 5 लाख रुपए भी लगाएं ना, तो 20 साल में जो है ना वो 20 करोड़ रुपए बनते हैं। इससे ज़्यादा नहीं बनते। 20 करोड़ भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, टीएडीए ये चीज़ें मिलू के। अब इसहाक डार जैसा बंदा, उसका लेविश लाइफ स्टाइल, हर चीज़ उसकी जो है ना लेविश, मतलब प्रॉपर चीज़ें उनकी थी। अब मुझे बताएं 5 अरब की कैसे हो गई? चलो ठीक है, अगर आप कहते हैं किसी कारोबार में लगाया तो कारोबार की डिटेल। अब जब बच्चे यहाँ से वहाँ गए, अब जब उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर आप अंदाज़ा लगाएं ना,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैरा के तहत कैसे उन्होंने जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग की। और पैरा है क्या, ये तो इमरान खान को क्रेडिट जाता है वैसे तो, बाकी उनकी वजारत में भी जो लोग हैं उन्होंने भी पैरा से जो है ना वो इस्तेफादा हासिल किया होगा, फायदे लिए होंगे। ये तो इसके ऊपर किसी ने बात नहीं करना शुरू की। एफबीआर के चेयरमैन लगे शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी साहब ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ करते रहे, उसके बाद वो भी बिल्कुल हट गए। मगर इस कानून को बताया नहीं गया कि ये अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में था तो ये कैसे हुआ, और जब इसके ऊपर आप कह लें कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, उसमें बड़े बड़े नाम सामने आ जाते, मगर अब तक नहीं आए। मुल्क का पैसा कैसे बाहर चला गया, ब्लैक होके कैसे गया, वाइट होके कैसे आया। अब आपने एमनेस्टी निकाल दें, आप कुछ भी कर लें, मगर जब तक आप जरिया बंद नहीं करेंगे उस वक्त तक करप्शन होती रहेगी, आपके लोग करप्शन में मुलविस रहेंगे। इतना बड़ा प्रोफेशनल आदमी, उसको नहीं पता जरिए क्या है, टैक्स से खेलने के, पैसे घुमाने के, किकबैक्स के ऊपर के बहुत सारे वो हैं। इसी तरीके से आप कह लें कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी एलिगेशंस हैं, प्रूवन नहीं है, कोई चीज़ प्रूव नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आप जो है वो एलिगेशन लगाते रहें, ये कर लिया वो कर लिया। खैर, वफाकी वज़रा के ऊपर भी हम यहाँ पे ये बात है, और ये सवाल उनसे उठता है कि भाई आप कम से कम वो तो ट्रैक करें, स्टेट बैंक से निकलवा लें, आपके मल्टी चैनल्स नेटवर्क्स हैं, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से चलें। 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लें, 20 साल का रिकॉर्ड निकाल लें। अगर 40 साल का रिकॉर्ड आपको नहीं मिल रहा, हमने तो आपको 40 साल का बताया कि 40 साल में अगर उनकी शुरू महीने से तनख्वाह 10 लाख रुपए होगी तो आज उनकी वर्थ कितनी होनी चाहिए थी और कितनी है। तो क्या अगर उन्होंने सैलरी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया तो क्या ज़रूरी है कि वो सारा पैसा जो है ना वो स्टॉक्ड होगा और वो सारे बैंकों को मिलता रहे, मतलब उनके पास जो है ना वो उनके एसेट्स में आ जाएगा। तो ये बड़ा गहरा सवाल है, और इस सवाल का जवाब जो है वफाकी वज़रा नहीं दे रहे, बस वो एलिगेशन है। देखें, हम मानते हैं कि अगर वो करप्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट करप्ट है, वो आपको इतनी आसानी से पकड़ तो दे नहीं सकता। तो अब आप या तो अगर आप उसको जो है ना बदनाम करें, बिल्कुल करें। जिसने मुल्क का पैसा खाया, चाहे वो कोई भी हो, मेरा भाई भी होगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मुल्क के साथ गद्दारी की है। तो वो आपके साथ क्या मुखलिस होगा, अपनी आल के साथ क्या मुखलिस होगा, या अपने आवाम के साथ क्या मुखलिस होगा। वो कल को दोबारा भी कोई सीट पे आता है, कोई इलेक्शन लड़ता है और पता है कि वो एलिगेशन उसके ऊपर है और वो प्रूव्ड है, तो फिर कैसे? अगर सन 2000 में आपको मालूम है जब कूप हुआ था, मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब की एक अलग कहानी थी। वो आए और उन्होंने आके जो है बड़े करप्ट अनासिर को जो है ना वो जेल में डाला। अब जब वो उन्होंने डाल दिया तो यही साख डार थे जिन्होंने एफिडेविट सबमिट किया था सन 2000 में, और उसके बाद ये गायब हो गए थे। फिर सन 2003 से दोबारा कैरियर शुरू किया। 1980 में इन्होंने सियासत ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो है इनका टाकरा रहा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, पढ़े लिखे आदमी थे, शरीफ फैमिली की नज़रों में बहुत जल्दी आ गए। 1990 में बजट के अंदर भी जो है ना इनकी तजावीज़ ली गई, इन्होंने बड़ा काम चलाते रहे। उसके बाद फिर इनकी रिश्तेदारी हो गई, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी से इनके बेटे की शादी भी हो गई, और ये खैर इनका पर्सनल ज़ाती मामला था। मगर शरीफ फैमिली से जो है ना इनके ताल्लुकात बड़े ही ज़्यादा मजबूत हो गए, तो बहुत सी चीज़ें आसानी हो गई इनके लिए। फाइनेंस मिनिस्टर रहते रहे। पार्टी के अंदर जो है ना वो बड़ी चमगोइयाँ होने लगी कि इनको क्यों इतना ज़्यादा नवाजा जा रहा है, क्यों पार्टी के रहनुमाओं में बाकायदा जो है ना वो जंग की सी सूरत हुई। फिर इनको थोड़ा सा साइडलाइन किया गया। साइडलाइन करने के बाद आखिर वक्त में जो है ना इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की, जब शब्बर जैदी भी को भी बुलाया गया। इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन में कहा कि पाकिस्तान का $200 बिलियन जो है वो पाकिस्तान से बाहर है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि किस ज़मन में बाहर है, किस का बाहर है। आप बाहर से पैसा नहीं लेकर आ सकते। अगर लेके आ सकते होते तो आज के वज़ीर आज़म, हाज़िर वक्त के वज़ीर आज़म ये ऑप्शन छोड़ते नहीं। मुराद सईद साहब 200 अरब रुपए वाला जो मुहावरा है वो अब तक बेचारे वो शर्मिंदा हैं शायद कि वो अब तक लेके नहीं आ पा रहे, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि एक मैकेनिज्म के ऊपर आपने काबू पा लिया। हुकूमत ने एक काम तो बड़ा अच्छा किया कि पैरा को बंद कर दिया। अब ये पैरा क्या है और पैरा इंडिविजुअल कैपेसिटी में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जा सकती है और किस तरीके से ये काम चलता आ रहा था और अब आगे भी चलता रहेगा। मगर पैरा को जो है ना वो सस्पेंड कर दिया गया है, और अब इंडिविजुअल कैपेसिटी में किस किस तरीके से राउट्स हो रहे हैं। अभी हमने आपको एक लास्ट टाइम एक
एक आपको अपडेट दी थी कि प्रोटेक्शन बिल आया था जिसमें नोटिफिकेशन पास हुआ था कि इंडिविजुअल फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट से जो है ना कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती। आप मंगवा सकते हैं मगर बाहर भेज नहीं सकते। तो उसमें बहुत सारे लोगों के साथ मसले हुए क्योंकि जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और जेन्युइन उनको फीस बाहर देनी है तो उनको पैसे वहाँ से देने थे फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट से, वो उनके ऊपर बैन लगा हुआ है। तो ये बड़ा कानून जो है ना वो बड़ा सोच समझ के करने वाला था। ये चीज़ें पहले से होनी चाहिए थी। इस कानून के ऊपर पहले से अमल दरामद हो चाहिए था। 32 साल ये कानून चला है। अब आप 32 साल का रिकॉर्ड अगर आप निकालें ना तो कितने नाम आएंगे आपके सामने कि जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा खाया और बाहर भेज दिया और फिर उसको लीगल तरीके से लेकर आ गए। पैरा के कानून के तहत आप जो है ना वो एक अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज अकाउंट होता है, बेसिकली वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में खुलता है और आप उसमें डॉलर खरीद के डाल सकते हैं, ले सकते हैं। आपसे कोई पूछगछ नहीं होगी और आप वही पैसा पाकिस्तानी यूएसडी अकाउंट से आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके आप लीगल कर सकते हैं या फिर आप बाहर भेज सकते हैं। अब बाहर अगर इसाक डार या कोई भी नोन, मैं इसाक डार की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी नोन आदमी की बात कर रहा हूँ कि कोई नोन आदमी ये काम करता है और अपने नाम के ऊपर, कोई भी नोन आदमी जो है ना वो ये काम नहीं करेगा कि अपने नाम से ही काम चलाता रहे। अब आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों जो है ना वो आपने एक ठेले वाले के पास से 4 अरब रुपए निकलना शुरू हो गए, एक नाई के पास से 5 अरब रुपए निकलना शुरू हो गए। भाई ये कैसे निकले? उन बेचारों का तो अकाउंट ही जो है ना वो उसमें 100-200 रुपए बचते थे या वो डॉर्मेंट वो हो जाता है अकाउंट। आज तक वो अकाउंट चल रहा है और उसमें इतने पैसे भी आ गए और हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि ये आया कहाँ से। अब ये लॉजिक नहीं दीजिएगा डार्क वेब और ये वेब क्यों, क्योंकि ये देखें ट्रांजेक्शन्स जो है ना अब पूरी मॉनिटर हो रही हैं तो आपको एज पता चल जाता है कि किसके अकाउंट से निकले किसके अकाउंट में गए। आज हम छोटे फाइलर्स में से आते हैं, हमारी पूरी ट्रांजैक्शंस हैं जो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। हमसे अगर कोई पूछता है तो हम बता सकते हैं। हमारे पास क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स हैं, हमारे पास डेबिट कार्ड के स्टेटमेंट्स हैं, हमारे पास टैक्स रिटर्न्स हम फाइल कर रहे हैं। सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही हैं मगर इन लोगों की कैसे प्रॉपर नहीं हो रही? हम साल का लाख लाख रुपए टैक्स दे दें और इनके पास से भी लाख लाख 2-2 लाख रुपए वो, तो भाई इतनी लेविशनेस कैसे हो रही है? कौन दे रहा है और कौन इनको छूट देता है? पहली चीज तो ये कि जो एफबीआर के जितने भी करता धरता थे 32 सालों में, उन्होंने कैसे नहीं पकड़ा इस चीज को? पहले तो ले आए, लाइन हाजिर करें उन्हें। क्यों हुकूमत की तनख्वाह लेके इसके ऊपर काम नहीं किया? दूसरी चीज, क्या हम उनको पूछगछ भी नहीं कर सकते क्या? यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि चाहे आप पुलिस ले लें, चाहे आप जो है वो जो इंसाफ के इदारे उनको ले लें, आप पूछगछ नहीं कर सकते ये कैसे हो गया। कोई से भी महकमे, आप वाटर बोर्ड लें, सुई सदन लें, कोई सा भी महकमा हो, जिधर करप्शन हुई, आप उस वक्त के हाजिर सर्विस जो उस वक्त जो मौजूद थे, डीजी, चेयरमैन या एमडी या ऑपरेशनल जो भी ब्ला ब्ला जो कंसर्न अथॉरिटीज थी, आप उनको नहीं बुला के पूछ सकते? क्यों नहीं पूछ सकते भाई? एसबीसीए ने एक वबाल मचाया सिंध में, आप उनके डीजीज को बुला के नहीं पूछ सकते। आपके किसी एक साहब के पास से 1 अरब रुपए निकल जाता है घर से मगर वो दोबारा सीट पे आ जाता है। कैसे आ जाता है भाई? इंक्वायरी पूरी नहीं हुई। तो या तो आपके इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे या फिर आपने जो है ना वो सियासी बुनियादों पे ये काम किया था और उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, उनको बदनाम किया जब उनके ऊपर प्रूफ नहीं हुआ। तो या तो आप ये बताएं कि आप गलत इल्ज़ाम लगा के लोगों को उठा रहे हैं या आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आपके पास प्रूफ हो रहा है, उसके बाद जो है ना लोग कैसे निकल जा रहे हैं या कैसे ये चीज़ें गिरफ्त में नहीं आ पा रही। उन लोगों को लाएं। एक बार अगर आपने किसी भी पिछले 10 साल के रिकॉर्ड लेके आप चला लेना तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 2 साल मुल्क के ऊपर, मुल्क की आवाम के लिए एहसान होगा। ये हर महकमे के उन लोगों को पकड़ें जिनके दौर में ये करप्शन हुई, उनको पकड़ें। हाजिर वक्त के जो लोग हैं ना वो सीधे हो जाएंगे। हाजिर वक्त में 1 रुपए की करप्शन नहीं होगी क्योंकि उनको डर होगा कि वो पकड़े जाएंगे और जब वो पकड़े जाने का डर होगा ना तो एक बंदा भी जो है ना उल्टा काम नहीं करेगा। एक बंदा भी। हो सकता है आपको ये मालूमात बिल्कुल नहीं लगे और इसके ऊपर अब तकरीर भी होना शुरू हो जाए और पैरा के कानून के ऊपर बातचीत भी हो जाए कि पैरा का कानून आखिर चला क्यों, 32 साल से क्यों। 28 जुलाई 1992 किसकी हुकूमत थी और किसने पास कराया? जिसने पास कराया, जिसका मकसद अच्छा था और उस मकसद का गलत इस्तेमाल किया। जिन्होंने गलत इस्तेमाल किया उनको तो पकड़ें और उनसे पूछे तो सही। शुक्रिया।